स्टेशन पर रोता लड़का आज बना हजारों का रहनुमा। कहानी उस पल से शुरू होती है जब एक थकाहारा लड़का भीड़ में खोया नहीं बल्कि खुद को खत्म करने चला था। पर किस्मत ने उसकी कलाई नहीं, उसकी कहानी मोड़ दी। जिसे समाज ने ठुकराया, आज वही समाज की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। क्या था वो पल जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? कौन थी वो औरत जिसने उसकी डूबी सांसों को फिर से जिंदा किया? और कैसे बना वो एक मिसाल? जानिए एक लड़के की हार से शुरू हुई उसकी जीत की अनसुनी दास्तान। नई जिंदगी की शुरुआत सिर्फ कहानियों का सफर पर। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच, जहां ट्रेनों की आवाजें और यात्रियों की चहल पहल लगातार गूंज रही थी, वहां एक कोने में एक दुबला-पतला, भूखा प्यासा, धूल से सना हुआ लड़का राघव अपनी ही सांसों से लड़ता हुआ फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों में वह तमाम सपने तड़प रहे थे जिन्हें उसने अपने गांव के टूटे फूटे मकान की छत के नीचे पलते हुए देखा था। एक अच्छी नौकरी, बूढ़े माता पिता का इलाज और उन खेतों का कर्ज चुकाना जो अब बैंक की नीलामी में जा चुके थे। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसमें उसके सर्टिफिकेट्स थे, उसी इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ जो उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कंपनी से आया था। लेकिन अफसोस, ट्रेन छूट चुकी थी और साथ ही उसकी उम्मीदें भी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, जेब में केवल 27 रुपए बचे थे और अगली ट्रेन तकरीबन 2 दिन बाद थी, लेकिन इंटरव्यू तो अगले दिन सुबह ही था। आसमान पर धीरे धीरे बादल घिरने लगे थे और जैसे ही पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी, राघव का दिल अंदर से एकदम टूट गया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी बल्कि उसकी किस्मत का मखौल लग रहा था। क्या गरीब होना गुनाह है? उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया। मैंने तो बस मेहनत की थी, किसी का हक तो नहीं छीना, फिर क्यों हर बार मैं ही पीछे रह जाता हूँ? भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे देखा पर कोई नहीं रुका। किसी को जल्दी थी ट्रेन पकड़ने की तो कोई अपने मोबाइल में व्यस्त था। आज की दुनिया में किसी अनजान के आंसू सिर्फ एक और मल्टीटास्किंग बैकग्राउंड साउंड बनकर रह जाते हैं। और तभी वह हिम्मत हार गया। स्टेशन के उस पुराने फुटओवर ब्रिज के नीचे बैठकर उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा हाथ जो इस बार सिर्फ दया नहीं, सहारा बन जाए। तभी बारिश की तेज बौछारों के बीच एक कार रुकी। बड़ी सी चमचमाती हुई कार जिससे एक अधेड़ उम्र की महिला उतरी, सफेद साड़ी, आंखों में शालीनता और चेहरे पर करुणा का भाव। वो महिला थी मालती देवी। कोई आम औरत नहीं बल्कि दिल्ली समाज सेवा संगठन की प्रमुख, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन और साथ ही एक बेहद सादा दिल रखने वाली इंसान। उन्होंने जब राघव को वहां कांपते हुए, भीगते हुए देखा तो कार की छतरी निकालकर सीधा उसके पास आ गईं। बेटा, तुम ठीक तो हो? ये क्या हाल बना रखा है? उनके स्वर में ना सिर्फ चिंता थी बल्कि एक माँ जैसी नरमी भी। राघव ने थरथराते हुए बस इतना कहा, मैडम, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ट्रेन छूट गई, सपना चला गया और वह फिर से फूट पड़ा। मालती देवी उस क्षण चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ पढ़ चुकी थी। शायद उन्हें राघव में अपना बीता हुआ अतीत दिखाई दे रहा था। वह अतीत जिसमें उन्होंने भी एक वक्त सब कुछ खोया था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सपने कभी अकेले नहीं चलते बेटा, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई न कोई साथ जरूर देता है। चलो मेरे साथ। मालती देवी का हाथ थामते हुए राघव के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ गरीबी की चोटें उसे बार बार ये यकीन दिला रही थी कि कोई अनजान इतना अच्छा नहीं हो सकता, जरूर कोई स्वार्थ छुपा होगा। और दूसरी तरफ उस औरत की आंखों की सच्चाई, उस आवाज की ममता उसे मजबूर कर रही थी कि इस बार एक आखिरी बार किसी पर भरोसा किया जाए। भीगते हुए दोनों कार की ओर बढ़े। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला और राघव को पिछली सीट पर बैठाया। मालती देवी ने खुद अपनी शॉल निकालकर उसके कांपते कंधों पर रख दी और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राघव, उसने हिचकियों में जवाब दिया। माता पिता हैं? हाँ, लेकिन बीमार हैं और खेत गिरवी रख दिए हैं।
नौकरी मिल जाती तो शायद सब संभल जाता। फिर उसकी आंखें छलक पड़ी। मालती देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, एक समय ऐसा था जब मैंने भी भूख में 2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारे थे। कोई नहीं था जो मेरा हाथ थामे। लेकिन आज अगर मेरी स्थिति बदल गई है तो सिर्फ इसलिए कि एक अनजान ने एक दिन मुझ पर यकीन किया। आज वो कर्ज मैं किसी और की जिंदगी बदलकर चुकाना चाहती हूँ। कार एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। बड़ा सा गेट, हरियाली से घिरा आंगन और घर के बाहर खड़ी नौकर चाकरों की लंबी लाइन। राघव की आंखें चौंधिया गईं। ये सपना तो उसने कभी देखा ही नहीं था। मैडम, मैं यहाँ क्यों? उसने डरते हुए पूछा। क्योंकि आज से ये घर तुम्हारा भी है बेटा, उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। राघव को एक पल को लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, पर मालती देवी ने तुरंत उसे अंदर ले जाकर अपने हाथों से गर्म खाना परोसा और पहली बार उसने 2 दिन बाद पेट भर भोजन किया। खाने के बाद जब वो थका हुआ बिस्तर पर गिरा तो मालती देवी ने धीरे से कमरे की लाइट धीमी कर दी और बोली, कल सुबह जल्दी उठना है बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू है। हम फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। राघव चौंक गया। फ्लाइट? लेकिन मेरा तो टिकट भी नहीं था। अब तुम्हारे रास्ते में ट्रेन छूटना नहीं लिखा बेटा, अब तुम्हारी उड़ान शुरू होने वाली है। उस रात राघव देर तक रोता रहा, लेकिन ये आंसू अब डर या हार के नहीं थे। ये आंसू किसी के विश्वास, किसी के अपनापन के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी की हार के बाद भी एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर कोई सच्चे दिल से तुम्हें थाम ले। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से कमरे में दाखिल हुई तो राघव की आंखें खुद ब खुद खुल गईं। पहली बार जीवन में वो किसी गद्देदार बिस्तर पर सोया था और जब वो उठा तो उसके सामने रखा था एक नया सूट, एक चमकते जूते का जोड़ा और एक स्लीक बैग जिसमें इंटरव्यू से जुड़े कागजात करीने से रखे थे। दरवाजे के बाहर खड़ी मालती देवी की मुस्कान में जैसे माँ का प्यार छुपा था। वो बोली, तैयार हो जाओ राघव, आज तुम्हें खुद पर और मेरी नीयत दोनों पर यकीन करना है। राघव ने खुद को शीशे में देखा। वो वही गांव का सीधा सादा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में अब मायूसी की जगह उम्मीद थी। उसने सिर झुकाकर मालती देवी के पैर छुए। अगर आज कुछ बन गया तो ये सब आपका ही दिया हुआ होगा माँ। मालती देवी की आंखें भीग गईं। नहीं बेटा, मैंने बस तुम्हें धक्का दिया है, उड़ना तुम्हें खुद है। जब कार एयरपोर्ट की ओर चली तो राघव बार बार बाहर झांक रहा था। हर चीज नई थी, तेज रफ्तार सड़कें, आसमान छूती इमारतें और फिर आया वो पल जिसने उसकी सांसें थाम दी, एयरपोर्ट का विशाल गेट। मैडम, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। डर लग रहा है? उसने धीरे से कहा। डर सिर्फ तब तक होता है बेटा जब तक इंसान चलना सीखता है। जब उड़ान शुरू होती है तो डर भी पीछे छूट जाता है। बोर्डिंग पास लेने, सिक्योरिटी चेक कराने और फिर उस विशाल फ्लाइट के अंदर कदम रखने तक राघव हर पल खुद को रोक रहा था। क्या सच में ये सब मेरे साथ हो रहा है? जब विमान ने जमीन से ऊपर उठना शुरू किया और खिड़की से बादलों की सफेदी दिखाई दी तो राघव की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पापा ने कहा था, बेटा अगर कभी ऊपर उड़ सको तो गांव का नाम रोशन करना। दिल्ली पहुंचकर मालती देवी ने उसे एक नामी कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने उतारा और कहा, बस अब ये आखिरी दरवाजा है बेटा, इसे खोलने की चाबी तुम्हारे आत्मविश्वास में है। राघव ने कांपते हुए हाथों से ऑफिस का गेट खोला और रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां उसका इंटरव्यू तय था, एक प्रतिष्ठित एनजीओ में जो गांवों में युवाओं को ट्रेनिंग देता था। इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग पहले तो उसे संदेह से देख रहे थे, लेकिन जब राघव ने अपनी टूटी फूटी लेकिन सच्ची अंग्रेजी में अपना परिचय दिया, अपने संघर्ष की कहानी बताई और गांवों के लिए अपनी योजनाएं रखीं, तो वहां सन्नाटा छा गया। आपने खुद गांव में रहकर इतनी समझदारी से बात की है, ये काबिलियत किताबों से नहीं आती। हमें आपकी ही तरह के ज़मीनी योद्धा चाहिए। आप नियुक्त किए जाते हैं राघव जी। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपते हाथों से ऑफर लेटर थामा और उसकी आंखों में जैसे सारा अतीत झलकने लगा। वो भूखा पेट, स्टेशन की रेल पटरियां,
और फिर उस एक महिला का हाथ जिसने उसे खींच लिया था अंधेरे से उजाले की ओर। नई दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर जब राघव ने अपना पहला कदम रखा तो हर चीज उसे किसी और दुनिया की लग रही थी। बड़े बड़े मॉल, ट्रैफिक की तेज रफ्तार, हर इंसान को जैसे अपनी दुनिया की जल्दी हो, लेकिन राघव के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, मुझे अपने जैसे गांव के नौजवानों को रोशनी दिखानी है। एनजीओ में काम शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे। राघव को गांव-गांव जाकर युवाओं की टीम तैयार करनी थी, उन्हें ट्रेनिंग देनी थी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। एक दिन जब वह बिहार के सीतामढ़ी गांव के एक स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था, तभी एक आवाज पीछे से गूंजी, राघव भैया। वो पल ठहर सा गया। पीछे मुड़ा तो देखा, एक लंबा गठीला लड़का खड़ा था। भोलू, गांव का वही लड़का जो राघव का सबसे अच्छा दोस्त था और जब राघव शहर जाने निकला था तो वही स्टेशन पर आखिरी बार मिला था। तू यहाँ कैसे? राघव ने चौंकते हुए पूछा। भोलू की आंखों में शर्म थी। भैया, मैं भी कोशिश कर रहा था काम ढूंढने की। दिल्ली गया, फिर पंजाब, मजदूरी करता रहा, लेकिन दिल से हमेशा आपकी याद आती रही। आपसे जो सीखा था उसे नहीं भूला। राघव ने उसे गले से लगा लिया। भोलू, अब कोई मजदूरी नहीं करनी, अब तू मेरे साथ गांव के लिए काम करेगा। भोलू की आंखों में चमक लौट आई। धीरे धीरे राघव और भोलू की जोड़ी ने एक के बाद एक गांवों में युवा विकास केंद्र खोल दिए, जहां गांव के लड़कों लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग, कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, खेती की आधुनिक तकनीकें सिखाई जाती थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन जब राघव झारखंड के धनबाद गांव में एक नया केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां पहुंचा एक आदमी। एक बड़ी काली एसयूवी से उतरा और सीधा राघव के सामने आ खड़ा हुआ। नाम है मेरा भानु प्रताप, इस इलाके का मालिक। उसकी आवाज में सत्ता की गूंज थी। ये जो तू गांव में बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, उन्हें अपने हक के लिए जागरूक कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं। अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर कतर दिए जाएंगे। राघव ने आंखें मिलाकर जवाब दिया, आपका डर मुझे उस दिन मर गया था जिस दिन स्टेशन पर जान देने चला था। अब तो जो सांस चल रही है वो सिर्फ गांव के लिए है। रोक सको तो रोक लो। भानु प्रताप हंसते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया, अब खेल शुरू होगा राघव, तू और तेरा मिशन दोनों मेरी नजर में आ गए हैं। उस रात राघव पहली बार डरा। मालती देवी को फोन किया, माँ, शायद मेरे सफर में अब कांटे आने वाले हैं। वो बोली, बेटा, कांटे तो हर रास्ते में होते हैं, लेकिन जो चलना जानते हैं वो नंगे पांव भी मंजिल पा लेते हैं। तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ। राघव ने तय कर लिया, अब ये सिर्फ एक बदलाव की लड़ाई नहीं, ये क्रांति बनने जा रही थी। धनबाद की मिट्टी अब बस खेतों की नहीं रही थी। यहाँ अब एक लड़ाई का बीज बोया जा चुका था, सत्ता और बदलाव के बीच की लड़ाई। भानु प्रताप ने अपनी धमकी को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। राघव के केंद्र पर स्थानीय गुंडों से हमला कराया गया। केंद्र की खिड़कियां तोड़ी गईं, बच्चों को डराया गया, गांव वालों को चेतावनी दी गई। अगर किसी ने इस राघव का साथ दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। भोलू की आंखों में गुस्सा था। भैया, हम लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन डर नहीं सकते। राघव ने सबको शांत किया। हम लड़ेंगे, लेकिन हिंसा से नहीं, शिक्षा से। डर को नहीं, उम्मीद को फैलाना है। राघव ने एक ओपन पब्लिक सेशन रखा, गांव के बीचों बीच, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। वो मंच पर खड़ा हुआ और बोला, भानु प्रताप जैसे लोग हमेशा डर फैलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गांव का बच्चा पढ़ गया, लड़की आत्मनिर्भर हो गई, किसान जागरूक हो गया, तो उनकी सत्ता मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अब ये गांव जाग चुका है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज जो केंद्र जला है, कल उससे 2 गुने बनेंगे। और ये मेरा वादा है, एक दीप से हजारों दीप जलेंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। भानु प्रताप को पहली बार असली डर महसूस हुआ। जब जनता एकजुट हो जाए तो कोई राजा नहीं टिकता।
इसी बीच मालती देवी और सृष्टि भी गांव पहुंची, क्योंकि अब ये लड़ाई केवल राघव की नहीं रही, ये एक पूरे परिवर्तन की आवाज बन चुकी थी। मालती देवी ने राघव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने जिस लड़के को स्टेशन से उठाया था, आज वो देश का दीपक बन चुका है। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक क्रांतिकारी की संगिनी हूँ। कुछ ही महीनों में राघव का मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बन गया। सरकार ने उनके प्रयासों को सराहा और उन्हें ग्रामोदय युवा प्रेरणा सम्मान से नवाजा गया। देश के कई राज्यों में उनकी संस्था के केंद्र खुलने लगे। लेकिन राघव अब भी दिल्ली की चमक में नहीं डूबा। वो आज भी उसी गांव में रहता है, मिट्टी में पाँव रखता है, हर उस बच्चे का हाथ पकड़ता है जो किसी प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा हो, और कहता है, मैं तुम्हारा राघव हूँ और हम मिलकर तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जिंदगी हमें गिराने की लाख वजह देती है, लेकिन अगर एक वजह जीने की मिल जाए तो वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। राघव की कहानी यही सिखाती है, एक इंसान अगर ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे अनजान की मदद की है जिसने आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया हो? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है।